गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देख रहे थे। 4 भागों में हमने क्रिस्टलीय ठोसों को विभाजित किया। पहला भाग हमने पढ़ लिया था, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब दूसरा भाग पढ़ते हैं, आयनिक ठोस। तो इन वर्गीकरण को हम 4 बिंदुओं के आधार पर देख रहे थे। पहला था अवयवी कण, दूसरा बिंदु है उन अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंध या बंधन बल क्या हैं, तीसरा उनकी प्रकृति और उनके गुण, और चौथा है उदाहरण। तो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? इन ठोसों में अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं। धनायन और ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों, जिन्हें आयनिक बंध भी बोल देते हैं, से जुड़े रहते हैं। और अब प्रकृति देखते हैं। ये ठोस कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब है कि इन पर थोड़ी सी चोट करते ही ये बिखर जाते हैं। जैसे कि कोयला होता है, कोयले पे चोट करते हैं तो जैसे कोयला बिखर जाता है। हालांकि कोयला आयनिक ठोस नहीं होता, लेकिन एक उदाहरण के रूप में आयनिक ठोस जैसे कि नमक है। नमक की जो डली होती है या ठोस अवस्था में जो नमक होता है, उसको आप चोट करिए उसके ऊपर, वो चोट करते ही बिखर जाएगा और वैसे देखने में वो कठोर होता है। तो कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं आयनिक ठोस। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इन ठोसों में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इन ठोसों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात पिघली हुई अवस्था में इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये दोनों ही लाइनें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे एक प्रश्न आ चुका है कि गलित अवस्था में इनका कोई उदाहरण ले लिया। जैसे गलित अवस्था में KCl या NaCl विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो उसका उत्तर क्या देंगे कि गलित या पिघली हुई अवस्था में इनके जो आयन हैं, जैसे NaCl की गलित अवस्था में ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है और आयन विद्युत के प्रवाह के सुचालक होते हैं। तो आयनों के द्वारा विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, इसीलिए गलित अवस्था में ये सुचालक होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में Na+ और Cl- आपस में जकड़े हुए रहते हैं, तो आयन जब स्वतंत्र नहीं होंगे तो ये चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, जबकि गलित NaCl या फिर NaCl का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये उदाहरण है, जितने भी आयनिक यौगिक हैं सबके उदाहरण जितने भी आपको याद आ रहे हैं वो सभी याद रख लेंगे आप। यहाँ ज़्यादातर मैंने दे दिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सभी कहीं ना कहीं आपके पढ़े हुए आयनिक यौगिक हैं। ये सभी इस श्रेणी में आते हैं। अगला प्रकार है धात्विक ठोस। तो जैसे कि पहले भी हमने बात करी थी, धात्विक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? चारों ओर से इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए धनायनों के समूह को धात्विक ठोस कहते हैं। देखिए, अगर इसको कोई एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करें, ये है धनायन, और ये किससे घिरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉनों से। धनायन सुव्यवस्थित तरीके से क्रिस्टल में पाए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर यानी कि धनायनों के चारों ओर बिखरे पड़े हैं, इनको घेरे हुए हैं। तो इस तरह से धात्विक ठोस की संरचना होती है, अगर चित्र के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करें तो जैसा कि लिखा है, चारों ओर से इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए धनायनों के समूह को धात्विक ठोस कहते हैं। धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं, यानी कि पूरे क्रिस्टल में फैले हुए रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, आसानी से मुक्त होते हैं। तो गतिशील होते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक ठोस
विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि धातुओं में गतिशील और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं धातु। इन ठोसों में गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक चमक और रंग पाया जाता है। धातुएं अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, अर्थात इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। जैसे लोहा है, लोहे को पीटते रहोगे वो फैलता चला जाएगा। और जैसे तांबा है, तांबे को खींचोगे, पीटोगे, गर्म करोगे, खींचोगे तो उसके तार बनाए जा सकते हैं। तन्य होता है, खिंचता ही चला जाता है। तो पतले पतले तार तांबे के, लोहे के, एल्यूमिनियम के, इनके तार बनाए जा सकते हैं, चादरें बनाई जा सकती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जैसे कि कॉपर है, चांदी है, सोना है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सभी धातुएं हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि जैसे ये पूछ लिया कि किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। तो सिर्फ धात्विक ठोसों की ही ये विशेषता होती है कि वो आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, और एक ये विशेषता तो होती ही है। लेकिन विद्युत की चालकता तो हमने आयनिक ठोसों में भी देखी थी। कुछ आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन मुख्य जो गुण है जिसके द्वारा हमने पहचाना कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, धात्विक ठोसों के बारे में पूछ रहा है, कारण आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। क्योंकि आयनिक ठोस हैं, उनके ऊपर जब चोट करेंगे तो वो तो बिखर जाते हैं, जबकि धात्विक ठोस बिखरते नहीं हैं, वो तो फैलते चले जाते हैं, यानी कि आघात करने पर बढ़ते चले जाते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं, जिनके तार बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। चौथा प्रकार है सह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इन ठोसों के अवयवी कण परमाणु होते हैं, और ये जो परमाणु होते हैं वो प्रबल सह संयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जब परमाणु सह संयोजक बंधों से जुड़े हैं तो ऐसे जो ठोस हैं वो बहुत ही कठोर होंगे। सह संयोजक ठोसों को विशाल अणु भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी, इस लाइन से भी क्वेश्चन बनता है कि विशाल अणु किस प्रकार के ठोस होते हैं। सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होते हैं। नेटवर्क ठोस क्यों बोला? क्योंकि परमाणु, लाखों की संख्या में परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक तरह का जाल सा बनाते हैं। नेटवर्क मतलब जाल सा बना लेते हैं बंधों का। तो इसीलिए सह संयोजक ठोसों को नेटवर्क ठोस और विशाल अणु क्यों कहते हैं? क्योंकि परमाणु, इसमें कोई फिक्स संख्या नहीं होती कि इतने परमाणु जुड़कर ही सह संयोजक ठोस का निर्माण करेंगे। लाखों करोड़ों परमाणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर सकते हैं, एक छोटे अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो इनको विशाल अणु इसलिए कहा जाता है। जैसे हीरा है, तो हीरे में लाखों कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। अणुओं को, वैसे तो किसी पदार्थ के अणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हीरे को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। और हीरा भी एक तरह का अणु ही है, क्योंकि वो परमाणुओं से मिलकर बना है। तो उसका कोई अणु सूत्र नहीं होता, बहुत सारे परमाणु आपस में सह संयोजक बंधों से जुड़कर उस अणु का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए विशाल अणु कह दिया जाता है। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके सह संयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक होते हैं। इन ठोसों में ग्रेफाइट एक नर्म ठोस है और विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का यह गुण उसकी परतीय संरचना के कारण होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार की संरचना ग्रेफाइट को नरम और सुचालक बनाती है। ग्रेफाइट के बारे में 11वीं क्लास में हम बहुत ही विस्तार में पढ़ चुके हैं, संरचना भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक अपवाद है सह संयोजक ठोसों में। वैसे तो सह संयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन उस सह संयोजक ठोस का उदाहरण बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो है ग्रेफाइट। इसकी संरचना 11वीं क्लास में जब हमने देखी थी तो हमने देखा कि उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हर संरचना में पाया जाता है। हर परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी परतदार संरचना होती है। तो परतों
के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है। और परतीय संरचना होने के कारण ये परत एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट का गुण जो है वो क्या है, ग्रेफाइट नरम होता है। सहसंयोजक ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं और गलन से पूर्व ही ये विघटित हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गलनांक होते हैं और इतने ज़्यादा गलनांक पाए जाते हैं कि गलने से पहले ये फिर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, इतने ताप पर ये विघटित हो जाते हैं। तो गलनांक तक पहुंचने से पहले ही ये विघटित हो जाते हैं, क्योंकि इनका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। उदाहरण है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन नाइट्राइड, ये सब सहसंयोजक ठोसों के उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो इससे संबंधित एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने यहाँ लिखा है कि ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो देखिए गुण पढ़िए आप, नाम तो लिखा हुआ है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है, लेकिन गुण से हम अनुमान लगाते हैं। कठोर है, कठोर तो आयनिक ठोस भी कह रहे थे। ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, तो यहाँ से अब अनुमान लगा दिया। आयनिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन सहसंयोजक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते और उच्च ताप पर पिघलते हैं। तो ये कौन से ठोस होंगे? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस ही होंगे। तो ये देखिए हमने वर्गीकरण देख लिया। इसके बाद में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जो हमारे नोट्स में आते हैं, इनका हमने पहले अध्ययन कर लिया था, क्योंकि उसके बाद ही हम इस वर्गीकरण पे गए थे। इसके बाद हम सीधा आएंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। इसमें हम अब क्रिस्टल इस पार्ट की प्रॉपर तरीके से स्टडी शुरू करेंगे अगले वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि क्रिस्टल की संरचना कैसे, क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं, क्रिस्टल जब बनता है तो किन इकाइयों से मिलकर बनता है, उसके रासायनिक और भौतिक और संरचनात्मक और विद्युतीय गुणों के बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।